सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज पढ़ाने जा रहा हूँ धातुओं के बारे में। जो हमने अपना जो पिछला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने उसके और पढ़े थे, ठीक है, धातुओं के और पढ़े थे कि जैसे जो अयस्क होते हैं किससे किसका निकाला जाता है, वो चीज हमने यहाँ पर जानी थी। आज धातुओं के बारे में जानेंगे तो धातु के थोड़े से गुण देखेंगे और उसके बाद हम एक एक धातु को डिस्कस करेंगे यहाँ पर हर वीडियो में। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री जल्दी ही आपकी अब खत्म ही होने वाली है, कुछ पार्ट्स और आएंगे और केमिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगी यहाँ पर, लूसेंट केमिस्ट्री। देन उसके बाद देखते हैं हम कुछ और सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जल्द ही। तो धातु की बात करें तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन प्राप्त करते हैं। देखिए मतलब कहने का ये है कि मान लो जैसे ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसने क्या किया कि अपने इलेक्ट्रॉन्स, जो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसने त्याग दिए तो इस पे क्या हो गया कि एक पॉजिटिव आ गया, है ना। बनी सी बात है, मान लो कि कुछ भी सब्सटेंस है, एक्स है, ठीक है, अब इसमें मान लो 10 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज थे और 12 यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थे। तो अब इसने क्या किया कि इसमें से 3 नेगेटिव चार्ज दे दिया, जो 3 थे, 3 नेगेटिव चार्ज यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दी। तो इसके पास टोटल के कितने बच गए, इसके पास 10 तो ये हैं और ये 9 माइनस हो गए। तो यहाँ पे जो मेजर सबसे ज्यादा क्या बचा, यहाँ पर पॉजिटिव में ज्यादा है, यानी कि अब इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक्स जो है पॉजिटिव हो गया, तो इसी को हम धनायन बोलते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा इजी वे में इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो धनायन प्रदान करते हैं, धातु कहलाते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो उसमें सभी धातु तत्व बाईं ओर तथा मध्य में स्थित है, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है कुछ इस टाइप से। तो यहां पर आपको धातु तत्व मिलेंगे और यहां तक, और इधर से जो है यहां पर आपको अधातु तत्व देखने को मिल जाएंगे। अब आवर्त सारणी की बात करते हैं तो आवर्त सारणी में जो तत्व बिल्कुल बाईं ओर हैं उनमें धातुओं के सबसे अधिक गुण पाए जाते हैं, यानी कि बाईं यानी कि लेफ्ट साइड है, यहां पर जो है उनमें धातुओं के अधिक गुण पाए जाते हैं। प्राचीन काल में सिर्फ 8 धातुएं ही ज्ञात थी। जो प्राचीन समय था उस समय सिर्फ 8 धातु के बारे में पता था, जैसे कि देखिए कार्बन यहाँ पर बात करें, सोना यहाँ पे बात करें, चांदी यहाँ पे बात करें, टिन यहाँ पे, सीसा, लोहा, पारा, एंटीमनी, ये 8 धातुएं जो है प्राग ऐतिहासिक धातुओं की संख्या इनको दी गई। वर्तमान में धातुओं की कुल संख्या लगभग 90 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, 90 से 91 आपको देखने को मिलेगा। अब धातुओं के जो मेन गुण होते हैं, गुणों को आपको याद रखना है, एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको कि धातु आघातवर्ध होता है, मैलेबल होता है, ठीक है, ये होता है। इनको आप हथौड़े से पीटकर चादर के रूप में बना सकते हो। तो जो गोल्ड होता है आपका, है ना, सोना, ये सबसे ज्यादा जो आघातवर्ध धातु होता है, उसको छोटे से इतने से पार्ट को आप इतना बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं, तो इसमें भी सोना और चांदी में भी सोना सबसे ज्यादा होता है। धातुएं तन्य होती हैं, ठीक है, डक्टाइल उनका जो है डक्टिलिटी जिसको बोला जाता है, तो इसमें चांदी सबसे ऊपर है, चांदी जो है सबसे ऊपर है। मतलब डक्टिलिटी यानी कि एक ग्राम या 10 ग्राम आप किसी पदार्थ से कितनी लंबी एक तार बना सकते हो ना, तार फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कितना वो तन्य है, उसको खींच के कितना आप कर सकते हो। तो चांदी सबसे ज्यादा उसकी डक्टिसिटी उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। लेकिन सभी धातुएं जो होते हैं, मतलब सभी धातु एक जैसे तन्य नहीं होते। 100 मिलीग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। तो यही मैं बता रहा था कि 100 मिलीग्राम कितना, देख रहे कितना कम अमाउंट है, 100 मिलीग्राम से आप कितना खींच सकते हो भैया, 200 मीटर। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पर तार खींचा जा सकता है। सभी धातुएं चमकीली होती हैं, धातुओं की प्रॉपर्टी ही है कि वो चमकेगा। और अगर हम बात करें इसकी चमक की तो इस चमक को धात्विक चमक बोलते हैं, ठीक है। और धातुओं को का घनत्व जो होता है वो उच्च होता है, डेंसिटी उनकी हाई होती है। और सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। चांदी ऊष्मा का सबसे जो चांदी ऊष्मा का और विद्युत का सर्वोत्तम यहाँ पर चालक माना जाता है और है भी। सीसा की बात करें तो ऊष्मीय एवं विद्युतीय चालकता सबसे कम होती है। तो सीसा यानी कि लेड की बात करें तो उसकी जो है ऊष्मीय चालकता जो और विद्युत चालकता दोनों सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा चांदी की होती है। तो ये तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी से देख ली। अब बात करते हैं हम रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुण की बात करें तो धातुएं जो होती हैं विभिन्न प्रकार की अधातुएं, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर आदि से प्रतिक्रिया कर यौगिक का निर्माण करती हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं साधारण ताप पर जल से भी अभिक्रिया कर लेती हैं, जबकि कम अभिक्रियाशील धातुएं जल और भाप के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती हैं। धातु अम्ल एवं क्षारों से भी अभिक्रिया करते हैं। तो मेनली जो है धातु की बात करें तो ये क्या करता है भैया, आपका एसिड से भी प्रक्रिया कर, मतलब जो है अभिक्रिया कर लेगा, उसके बाद बेस से भी कर लेगा
और कुछ जो गैसेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इन सभी से जो मिलकर कुछ कुछ नई नई चीजें यहाँ पर बनाता है। तो यही दो गुण थे मेनली, भौतिक और रासायनिक गुण। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने आज के जो पहला धातु हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, वो है सोडियम, जिसको हम Na से यहाँ पर करते हैं। तो सोडियम को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोडियम जैसे कि हम खाने में NaCl के रूप में हमको प्राप्त होता है, नमक है ना, सोडियम क्लोराइड के रूप में, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्राप्ति की बात करें तो अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संयुक्त अवस्था में पर्याप्त मात्रा में क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट और सल्फेट के रूप में पाया जाता है। यानी कि सोडियम जो है आपको मुक्त अवस्था में प्रकृति में नहीं मिलेगा। मार्केट में तो ठीक है सोडियम आप ले सकते हो, लेकिन प्रकृति में नहीं मिलेगा मुक्त अवस्था में। बात करते हैं अगले कि सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी धातु होगा उसके निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं, उसकी कौन सी विधि यूज करते हैं, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोडियम धातु के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम धातु का निष्कर्षण जो है कास्टनर विधि के द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से करते हैं, जिसको हम डाउन विधि भी कहते हैं। ठीक है, डाउन विधि द्वारा भी पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु के पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। तो मेनली आपको दो विधि याद रखना है, एक डाउन विधि याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कास्टनर विधि। अब इसको याद करने की अच्छी, डाउन विधि को इजीली आप याद कर सकते हो। सोडियम के बारे में आपको पता होगा कि ये जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा 120/80 होना चाहिए, और इससे अगर ऊपर जाता है 130, 140 तो हाई प्रेशर हो जाता है, और लो की बात करें तो 110 और 80 से नीचे जाता है, 60, तो इसको लो प्रेशर बोलते हैं। तो अगर आप सोडियम को खाने में नहीं लेते हो, NaCl नमक नहीं लेते, सोडियम आपको नहीं मिलता है, तो आप ब्लड प्रेशर आपका लो होगा। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है। ज्यादा मात्रा में सोडियम आपको मिलेगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो लो होगा। तो वही है कि अगर आपको सोडियम नहीं मिला तो आप डाउन हो जाओगे, लो हो जाएगा आपका प्रेशर। तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि डाउन विधि किसके लिए है, सोडियम निष्कर्षण के लिए डाउन विधि का यूज किया जाता है। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगला सोडियम धातु के भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण क्या होते हैं, ये चांदी के समान सफेद धातु है, चांदी के समान सफेद धातु, और ये मुलायम भी होता है एवं इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, अभी हाल ही में रेलवे में पूछा गया था कि चाकू से आप किसको काट सकते हो, तो सोडियम को जो है चाकू से आप काट सकते हो। ठीक है, और इसका अपेक्षिक घनत्व होता है 0.97, और पानी में हल्का होने के कारण यह पानी पर तैरने लगता है, और यह विद्युत का सुचालक होता है। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होता है। मोस्ट IMP यहाँ का फैक्ट है, इसको लिख लो कॉपी में या फिर बुक में मार्क कर लो कि जो सोडियम होता है वो बेंजीन और ईथर में घुल सकता है। क्वेश्चन यहां से यही आता है कि इनमें से सोडियम किसमें घुल सकता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, बेंजीन, पेट्रोलियम, उसके बाद अल्कोहल, कुछ कुछ चीजें ऐसे दे देंगे, तो आंसर क्या जाएगा, बेंजीन जाएगा, या फिर ईथर होगा तो ईथर जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आंसर की बात होगी। अब सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो सोडियम की बात करें तो सोडियम के रासायनिक गुण, यानी कि सोडियम जो है केमिकल रिएक्शंस कैसे करता है, तो साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जो साधारण यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस जिसको हम रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, उस पर अगर है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, यानी कि हवा में अगर आर्द्रता है तो मलिन यानी कि थोड़ा सा चमकदार से वो थोड़ा सा हल्का कलर हो जाएगा उसका, क्योंकि उस समय सोडियम ऑक्साइड जो होता है हवा से क्रिया करके Na2O बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, जो जलवाष्प से संयोग करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 से संयोग करके सोडियम कार्बोनेट भी यहाँ पे बना लेती है। तो Na2CO3 भी यहाँ पर बन जाता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, Na2O था, इसने CO2 से आपकी क्रिया करी तो क्या बन गया, यहाँ से Na2 तो वैसा ही रहा, O था और ये मिलके क्या हो गया, CO3 हो गया। तो ये क्या बना लिया इसने, सोडियम कार्बोनेट बना लिया। यही कारण है कि सोडियम धातु को केरासिन के अंदर डुबा कर रखते हैं, यानी कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल के अंदर यहाँ पर रखा जाता है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं और किस धातु को पानी में रखते हैं। यह जल के साथ तीव्रता से प्रक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, और यह क्लोरीन में जलाए जाने पर, ठीक है, क्लोरीन में याद रखिएगा, किसमें, क्लोरीन गैस में जलाए जाने पर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो ये कुछ लाइनें जो हैं बुक की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, फिर हम कहते हैं कि बुक से क्वेश्चन ही नहीं आए। इनको बहुत ही गौर से आप पढ़ोगे तो बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये CO2 गैस में अगर इसको हम जलाए जाए तो सोडियम कार्बोनेट यहां से बनता है। देखिए जब आपने क्लोरीन में बनाया, मतलब क्लोरीन में उसको जलाया तो सोडियम क्लोराइड मिला, और जब CO2 में जलाया तो कार्बोनेट मिला। क्यों? वही है, CO2 जो है रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पर CO3 बनेगा तो वो कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। और यह अमोनिया के साथ प्रक्रिया कर सोडामाइड बनाता है। अमोनिया के साथ अगर क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा? सोडामाइड यहां पर बनाएगा। और अल्कोहल के साथ प्रक्रिया करके सोडियम एल्कोक्साइड बनाता है, और एवं हाइड्रोजन गैस इससे मुक्त होती है। तो क्वेश्चन यहां से आएगा कि अगर अल्कोहल के साथ प्रक्रिया करता है सोडियम तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन गैस। अभी बहुत सारे ऐसे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था कि सोडियम कार्बोनेट को अगर HCl के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस यहाँ पे निकलेगी। इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पे कई पूछे गए हैं, तो यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त होती है, और यह अम्लों के साथ प्रक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? एसिड के साथ अगर ये क्रिया करेगा तो एक तो लवण बनेगा और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी यहां पर मुक्त होगी। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम बढ़े आगे तो सोडियम के उपयोग देखते हैं, इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं। अवकारक के रूप में, सांश्लेषित प्रक्रियाओं के रूप में सोडियम लेड मिश्र धातु का उपयोग जो है टेट्राइथाइल लेड नामक अपफोटन रोधी, ठीक है, इसको मतलब अप स्फोटन रोधी के रूप में, एंटी नॉकिंग के रूप में यूज करते हैं, यौगिक बनाते हैं। और द्रवित सोडियम को भी नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा रखने में यहां पर किया जाता है। तो ये सबसे चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने में किसका यूज करते हैं? तो हम सोडियम का यूज करते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म का। अब बात करते हैं सोडियम यौगिक के उपयोग। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, जिसको हम NaOH से प्रदर्शित करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH की है ना को कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा या फिर दाहक सोडा भी कहा जाता है। और इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़े, चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, रंग तथा रेयन बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतिक्रिया के रूप में सोडियम धातु के निर्माण में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको पहले तो कहा क्या जाता है? इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। अच्छा ये लिखा है Na2CO3 और 10H2O यहां पर दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा कहा जाता है। वॉशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन लेवलॉन्क विधि से होता है। किस विधि से होता है? लेवलॉन्क। ये इंपॉर्टेंट है कि लेवलॉन्क जो होता है विधि उससे करते हैं। फिर इसको साल्वे विधि, सॉल्वे विधि भी कहते हैं, अमोनिया सोडा विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल का खारापन दूर करने के लिए किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, और प्रयोगशाला में प्रतिकारक एवं के रूप में सीसा, साबुन, कागज, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में किया जाता है। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, और क्रिस्टलीय अवस्था में वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल होता है, और वॉशिंग सोडा में अपवार्जन का गुण होता है। तो देखिए भैया यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन एक उठता है सोडियम कार्बोनेट की। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो Na2CO3 10H2O। दूसरा उठ सकता है कि किस विधि, जब थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो किस विधि के द्वारा? तो देखिए लेवलॉन्क विधि है, सॉल्वे विधि है, जिसको अमोनिया सोडा विधि भी कहते हैं। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में यूज करते हैं हम इसको। तो ये सब चीजें होती हैं। और अगर आप इसको मिला देते हो पानी में तो ये विलयन कैसा होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसिडिक होगा कि यहाँ पर क्षारीय होगा। तो जी ये जो है एसिड वाला नहीं होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है, मतलब क्षारीय प्रकृति का होगा। अब बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, खाने वाला सोडा बोलते हैं। और इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 कार्बोनेट, यहाँ पर जरूर आएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर ये देखिए फॉर्मूला भी है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम बेकिंग सोडा होता है, और इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। आटा में खाने वाला सोडा मिलाने पर बनी रोटी अच्छी तरह फूलती है, क्योंकि इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि अगर जो खाने वाला सोडा है उसको आप मिला देते हो खाने के मतलब उसमें, यानी कि अगर हम बात करें आटे में, तो कौन सी गैस निकलेगी? तो CO2 गैस यहां पर देखने को आपको मिलेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग औषधि के रूप में, पेट की अम्लता यानी कि एसिडिटी को दूर करने में, बेकिंग पाउडर जो है बनाने में, और अग्निशामक में। ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इनमें से किसको हम अग्निशामक में यूज करते हैं। वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे 4, और 4 में से एक ऑप्शन रहेगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये हम भूल जाते हैं क्योंकि खाने का सोडा है तो हम इसको मार्क ही नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो लेकिन इसको किया जाता है। अब घर में इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं रहता कि हम आग इसको बुझा पाए, लेकिन जो है ये यूज किया जाता है जहां पे ज्यादा मात्रा में आपके पास उपस्थित हो।
तो अब अगला देखते हैं चौथा पॉइंट कि ग्लोवर साल्ट। ठीक है, ग्लोवर साल्ट की बात करें तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O को ग्लोवर साल्ट कहा जाता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट का सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करने पर जो है तैयार होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो बनेगा ग्लोवर सॉल्ट बनेगा। और यह एक रंगहीन रवादार ठोस पदार्थ है और इसके एक अणु में रवा जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। इसका उपयोग सीसा बनाने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कागज बनाने में, दवा बनाने में और सोडियम सल्फाइड का निर्माण करने में। तो मेनली आपको सीसा का याद रखना है कि सीसा बनाने में इसका उपयोग होता है। सोडियम क्लोराइड जैसा कि आपको पता है ये तो नमक है, इसको साधारण नमक बोला जाता है। समुद्री जल के बाष्पीकरण द्वारा नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है और सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। समुद्री जल में कुल घुलनशील ठोस का 75% सोडियम क्लोराइड ही है। समुद्र में नमक ही नमक है। और डिहाइड्रेशन के समय जो है शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है और जो है नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। इस कारण नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है जो कि प्रस्वेदी होता है। तो यही एक याद करना है आपको कि नमक में क्या मिलाया जाता है शुद्धि के रूप में, मतलब क्या उपस्थित होता है, तो उसको बोला जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो आई होप कि ये नमक के बारे में आपको चीजें पता हो गई होगी। अब बात करते हैं सोडियम पर ऑक्साइड की। तो देखिए ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है और खुली अवस्था पर छोड़ देने पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की तरह जो है की तह जम जाती है और यह सफेद हो जाता है। पहला पीला होता है लेकिन हवा से क्रिया किया तो उस पर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की परत जमने लगी तो वो सफेद कलर का हो गया। और इसका उपयोग जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम बात करें कि निर्माण में, रंगाई के काम में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में और रेशम, ऊन आदि के व्यंजक में होता है। और सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग जो है पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों की हवा को शुद्ध करने में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया हवा को शुद्ध करने में आप किसका यूज करते हैं, तो सोडियम पेरोक्साइड का यूज होता है हवा को शुद्ध करने। देखिए पनडुब्बी जहाजों में क्यों, क्योंकि भैया पनडुब्बी पूरी पैक है, बाहर की कोई हवा आ नहीं रही है, वहीं जो एयर बना हुआ है उसी को बार बार प्यूरिफाई किया जा रहा है तो उसमें इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर कहते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में पूछा जा चुका है, अभी रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में ये किसी न किसी शिफ्ट में आया था कि सॉल्ट पीटर किसको कहा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है। और यह चिली तथा पेरू में काफी मात्रा में मिलता है। इसका उपयोग खाद के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में करते हैं। बस इतना सा ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम थायोसल्फेट। अब देखिए थायोसल्फेट का अणु सूत्र Na2H2O3 और 5H2O होता है और इसको हाइपो बोला जाता है। क्या बोलता है? हाइपो बोला जाता है। तो इसको वैसे याद रख सकते हैं कि हाइपो किसको बोला जाता है, तो थायोसल्फेट। थाम के, जो हाइपो हो रहा है, जिसका ज्यादा यहाँ पे गुस्सा बढ़ रहा है, हाइपर हो रहा है, तो उसको थाम के रखो भैया, थामो। ठीक है, इस तरीके से। और इसका उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव का, यहाँ पर अगर हम बात करें, स्थिरीकरण करने में होता है। वैसे अब तो नेगेटिव वाली चीजें यूज होती नहीं है, तो डिजिटल कैमरास आ गए हैं तो इसकी उपयोग नहीं है, लेकिन इसका पहले किया जाता था। यह अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करता है। किसको दूर करता है? सिल्वर ब्रोमाइड को दूर करता है। इसका उपयोग जो है प्रतिक्लोर, मतलब एंटीक्लोर की बात करें उसके रूप में यहाँ पर व्यंजक वस्त्रों से क्लोरीन दूर करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि सोना और चांदी जो है, मतलब Ag और AU, Ag और AU, तो सोना और चांदी जो है इसका निष्कर्षण करने के लिए इसको जो है यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है यहां से। अब बोरेक्स, जिसको हम सुहागा के नाम से भी जानते हैं, तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट नाम होता है सुहागा का, बोरेक्स का। फॉर्मूला देखिए बहुत ही अजीब सा है, वैसे अजीब ज्यादा नहीं है, 10H2O तो रहेगा ही रहेगा, Na2B4O7 और आपको जोड़ना है, को सुहागा बोलते हैं। और यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और यह जल में विलय होता है। तो सुहागा जल में घुल जाता है और इसके मुख्य उपयोग है कांच में, इनेमल में, साबुन तथा मोमबत्ती उद्योग में, और कांच का सिरेमिक वस्तुओं पर ग्लेंज करने में, और जल को मृदु करने में, हार्ड से मृदु करता है इसको, और चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने में, चमड़ा की रंगाई में उपयोग होता है बोरेक्स यानी कि सुहागा का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए सोडियम थायोसल्फेट इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स इंपॉर्टेंट है। 10वां पॉइंट है माइक्रोकॉस्मिक लवण की बात करें तो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को माइक्रो जो है कॉस्मिक लवण कहा जाता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, मतलब याद रखना है इंपॉर्टेंट मार्क करके, कि सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को कहा जाता है। अगला है 11वां पॉइंट, कैल्गन की बात करें तो ये क्या है कि सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट जो होता है
उसको हम कैल्विन कहते हैं। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने में यूज किया जाता है। तो जल से रिलेटेड चीजें हैं। नोट में कुछ पॉइंट है कि नेल्सन सेल, ठीक है, का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोट की चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको जरूर पढ़ा करो। सोडियम जो होता है उसके लवण बुनसेन ज्वालक की अप्रकाशमान शिखा को स्थायी सुनहरा पीला रंग प्रदान करते हैं और आयनन विभव जो है न्यूनतम होने के कारण सोडियम धातु बुनसेन ज्वाला के साथ सुनहरा पीला रंग यहाँ पर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो मेनली जो हमने बताया आपको, बेस सोडियम थायोसल्फेट याद रखना है, बोरेक्स याद रखना है, ठीक है, NaOH याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट याद रखना है, इन सब चीजों को यहाँ पर देखना है आपको। तो इस लेक्चर में हमने सोडियम को पढ़ा है। आने वाले अगले लेक्चर में एल्यूमिनियम वगैरह को भी हम जानेंगे और जो लूसेंट में जितने भी धातु है सभी चीज को जानेंगे और जल्दी केमिस्ट्री को हम खत्म करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सपोर्ट करते रहो स्कॉलर एलाइट को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय